विरुद्ध। अध्याय 176 से 180। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 176। एक भयानक युद्ध। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 176। एक भयानक लड़ाई। नर ड्रैगन की आवाज में उसके भीतर गहरी नफरत और जानलेवा इरादे थे, जैसे कि मनुष्य नफरत करने वाले दुश्मन हो जिनके साथ वह दुनिया साझा करने को तैयार नहीं था। जाहिर है, उनके साथ बातचीत करना और फिर प्रस्थान करना पूरी तरह से असंभव था। जल्दी करो और निकल जाओ। जितना दूर जाओगे उतना अच्छा होगा। उन दो फ्लड ड्रैगन से निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने लिटिल परी को जबरदस्त खतरे का एहसास कराया। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, जिससे ऊर्जा का एक तेज बर्फीला प्रवाह सामने आया और यूचे को दूर धकेल दिया। उसी समय जब उसने नर और मादा ड्रैगन के जोड़े पर हमला किया तो उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह आगे की ओर तैरने लगा। छोटी परी की धक्का देने की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसका यूचे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उसकी चीख पुकार के बीच हवा के उस तेज झोंके के कारण वह 5 किलोमीटर से भी अधिक दूर चला गया और अंततः एक ही समय में दो फ्लड ड्रैगन की आक्रमण सीमा से बचकर जमीन पर गिर गया। जिस स्थान पर वह पहले था, वहां से पूरी दुनिया को हिला देने वाली गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। दो विशाल फ्लड ड्रैगन हवा में ऊंचे स्थान पर कुंडली मारे बैठे थे। उनकी धौकनी दुनिया को हिला रही थी। उनके विशाल शरीर की तुलना में छोटी परी में जो कुछ देखा जा सकता था वह उसकी मनमोहक छोटी बर्फीली आकृति थी। वह बर्फीली तितली की तरह उनके बीच उड़ने लगी। दोनों फ्लड ड्रैगन का आकार लगभग एक जैसा था। वे बाहर से एक जैसे दिखते थे, लेकिन एक महिला थी जबकि दूसरा पुरुष था। वे पति पत्नी प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने एक साथ अपने विशाल मुंह खुले और तूफानी बवंडर की लहरें बाहर निकाली। तूफानी बवंडर मूल रूप से केवल कई मीटर चौड़े थे, लेकिन घूमने की प्रक्रिया में वे तेजी से बड़े हो गए। पलक झपकते ही उनका आकार कई 100 मीटर तक पहुंच चुका था। विशाल बवंडर के दो भंवर, एक सामने दूसरा पीछे, लिटिल फेरी की ओर बढ़ते समय एक अतुलनीय भयानक विनाशकारी शक्ति लेकर आए। जैसे ही युनचे ने अपना सिर उठाया, उसने यही दृश्य देखा। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, और यहाँ तक कि उसका दिल भी ऐसा महसूस हुआ मानो रुक गया हो। इन दो बवंडरों के भीतर, जिन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया था, तुलनात्मक रूप से लिटिल फेरी का नाजुक फ्रेम एक छोटे पतले पत्ते के समान महत्वहीन लग रहा था। नन्ही परी थोड़ा ऊपर की ओर उठी और फिर उसका शरीर घूमने लगा। उसकी घूमने की गति बहुत धीमी थी, मानो एक कोमल सुंदर तितली की तरह सुंदर नृत्य कर रही हो। लेकिन उस सुंदर मायावी भंवर ने एक विशाल बवंडर ला दिया, जो उसके आसपास के क्षेत्र में फ्लड ड्रैगन्स द्वारा बनाए गए बवंडर से रत्ती भर भी कमजोर नहीं था। और इससे भी अधिक, ये ठंड का एक हड्डियां जमा देने वाला तूफान था। बूम! एक गड़गड़ाहट की आवाज जो दुनिया को हिला देने वाली लग रही थी, आसमान में फूट पड़ी। ये तीन तूफान हवा में टकराए और अंतरिक्ष तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगा। पलक झपकते ही उनके नीचे की पहाड़ियां बवंडर से बिखर गईं, जिससे जमीन समतल जमीन में बदल गई। कुछ प्राचीन पेड़ जिनकी जड़ें सदियों और सहस्राब्दियों से वहां थी, उन्हें हवा में ऊपर उठा लिया गया, फिर एक अज्ञात दूरी पर फेंक दिया गया। पीली गंदगी बहुत अधिक मात्रा में इधर उधर फेंकी गई, जिससे पूरा आकाश ढक गया और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया। यहाँ तक कि युनचे, जो 5 किलोमीटर से अधिक दूर था, इस दिशा में विस्फोटित वायु प्रवाह के अचानक उछाल से जमीन पर गिर गया था। एक चट्टान के कोने को जोर से पकड़ने के बाद ही वह दूर तक उड़ने से बच सका। बवंडरों के बीच टकराव से अराजक ऊर्जा की एक भयानक धारा उत्पन्न हो गई थी, जो लंबे समय तक बिना लुप्त हुए निरंतर बनी रही। युनचे, जो इस तूफान के सबसे बाहरी किनारे पर था, उसके लिए पहले से ही सांस लेना पूरी तरह से असंभव हो रहा था। फिर भी छोटी परी इस तूफान के बिल्कुल केंद्र में थी। युनचे ने तूफान की ताकत का विरोध करते हुए कठिनाई से अपना सिर उठाया और उसने छोटी परी को देखा जो हवा में थी। उसकी कोमल आकृति अभी भी धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी स्थिति जरा भी नहीं हिल रही थी। फ्लड ड्रैगन द्वारा उत्पन्न उन दो तूफानों को उसकी गहन ऊर्जा के तूफान द्वारा 60 मीटर से अधिक की निश्चित दूरी पर रखा गया था, और वे उसके शरीर को बिल्कुल भी छूने में सक्षम नहीं थे। इसके बजाय वे धीरे धीरे उसके द्वारा दूर और दूर धकेले जा रहे थे। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि फ्लड ड्रैगन की एक जोड़ी का भी सामना करना पड़ रहा है। स्काई प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर वह वास्तव में थोड़ी सी भी नुकसान में नहीं थी। युनचे को बहुत राहत मिली। इस समय उसने अचानक देखा कि उसके ठीक ऊपर अराजक वायु धाराओं द्वारा एक काला धब्बा तेज गति से उड़ता हुआ भेजा गया था। उस काली आकृति के कारण युनचे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। भीषण तूफान हॉक, भयंकर तूफान हॉक, जो 3 घंटे तक पूरी गति से उड़ रहा था,
पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर चुका था। अब चूंकि यह भी इस तूफान की शक्ति से पीड़ित था, इसलिए यह पहले ही बेहोश हो चुका था। यूचे ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने हवा में ऊंची उड़ान भरी और भयंकर तूफान हॉक के बाज तालों में से एक को पकड़ लिया, फिर अपनी गहन ऊर्जा को शांत किया और तेज गति से नीचे उतरने के लिए अपनी पीठ पर भारी तलवार के वजन पर भरोसा किया। वह एक विशाल शिलाखंड के पीछे उतरा जो हवा की अराजक धाराओं को रोकने के लिए काफी बड़ा था। यह निश्चित था कि भयंकर तूफान हॉक पहले ही मर चुका था या बेहोश था। यूचे द्वारा नीचे लाए जाने पर यह अभी भी पूरी तरह से गतिहीन रहा। यूचे ने उसे एक लात मारकर पलट दिया और फिर एक नजर में देखा कि वस्तु उसके दाहिने पंजे के भीतर हल्की तांबे की रोशनी के साथ चमक रही थी, तो यह वास्तव में इसे ले जा रहा था। यूचे तुरंत बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत उसे बाज के पंजों से खोल दिया। हालांकि इसमें इतने बड़े उतार चढ़ाव आए थे, फिर भी पेंडेंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इसकी डोरी किसी अज्ञात पदार्थ से बनी थी। ये सूती रेशम की तरह नर्म और कोमल था, और फिर भी ये भी पूरी तरह से अछूता था। यूचे ने ध्यान से पेंडेंट खोला और उसके भीतर के छोटे लेंस को देखा। केवल ये सत्यापित करने के बाद कि छोटा लेंस भी पूरी तरह से बरकरार था, अंततः उसे पूरी तरह से राहत मिली। और फिर उसने एक बार फिर पेंडेंट को उसके गले में डाल दिया। आप जिस चीज के लिए आए थे वह आपको पहले ही मिल चुका है। तुम जल्दी करके चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम यहीं रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे? जैस्मीन ने काफी घबराते हुए कहा। मैं नहीं कर सकता। छोटी परी अभी भी उन 2 फ्लड ड्रैगन के साथ एक भयानक लड़ाई में है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यूचे ने दृढ़ स्वर में बोलते हुए अपना सिर बाहर निकाला और लिटिल फेरी की दिशा में विशाल शिला के ऊपर से झांकने लगा। मूर्खता! इस स्तर पर लड़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें आप बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं हैं। अंत में भले ही वह जीतती है या हारती है, या वह जीवित रहती है या मर जाती है, ये लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकें। अपने आप को खतरे में डालने के अलावा आप संभवतः उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? यूचे ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ही उस पर इन 2 फ्लड ड्रैगन द्वारा हमला किया जा रहा है। अगर मैं उसे खतरे में पड़ने दूं और फिर खुद को छोड़ दूं, तो मैं जीवन भर खुद को हीन भावना से देखूंगा। इसके अलावा यह मौत की बंजर भूमि का केंद्र भी है। आसपास का क्षेत्र पृथ्वी के गहरे जानवरों या यहाँ तक कि आकाश के गहरे स्थानों से भरा हुआ है। जिस भी जानवर से मेरा सामना होगा, उसका परिणाम मेरे लिए लगभग घातक होगा। मैं कहाँ भाग सकता हूँ? जैस्मिन यूचे की बातों का खंडन करने में असमर्थ थी। तूफान पूरे 7 मिनट तक जारी रहा, फिर अंततः खत्म हो गया। नर ड्रैगन की आवाज हवा में ऊपर से गूंजी। तो यह वास्तव में एक इंसान है जिसने सम्राट गहरे दायरे में आधा कदम रखा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने आकर ड्रैगन भगवान के खजाने पर अतिक्रमण करने का व्यर्थ प्रयास करने का साहस किया। लेकिन जब से तुम आए हो, तुम फिर कभी जाने के बारे में भूल सकते हो। नन्ही परी ने बर्फीली आवाज में कहा, मैं केवल दुर्घटनावश यहाँ से गुजरी थी। मुझे ड्रैगन भगवान के खजाने के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। नहीं, मैंने आप दोनों को ठेस पहुँचाने के बारे में सोचा था। मादा ड्रैगन की आवाज विस्फोटक, गुस्से से भरी थी। मौन, तुम सभी मनुष्य घृणित, नीच प्राणी हो। अतीत में ऐसा इसलिए था क्योंकि हम दोनों पति पत्नी थोड़े दयालु थे और घुसपैठ करने वाले एक इंसान को बचा लिया था। 3 महीने बाद वह कई दर्जन लोगों के साथ यहाँ लौटा, और यहाँ तक कि हमारे एक और एकमात्र बच्चे को भी मार डाला। हम निश्चित रूप से वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। इंसान, मर जाओ। दोनों फ्लड ड्रैगन की शक्ति वायु गुण वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति छोड़ी, आसपास के क्षेत्र में हवा और बादल बढ़ने लगे। रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए, और विस्मयकारी गति ने मौत की बंजर भूमि के पूरे मुख्य क्षेत्र को हल्का सा कांप दिया। मुख्य क्षेत्र के निकट गहरे जानवर जो सो रहे थे या शांति से आराम कर रहे थे, वे सभी चौंककर जाग गए और भाग गए। आतंक उस स्थान पर पहुंचने के बाद भी जहां उन्हें लगा कि वह सुरक्षित है, फिर भी उन्होंने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। लगातार कांपते हुए उन्होंने दूर आसमान की ओर देखा, जहां उन्होंने उन विशाल क्रूर छायाओं को देखा। जमे हुए क्लाउड डोमेन। नन्ही परी की सुंदर चीख के साथ उसके चारों ओर 1000 मीटर के भीतर का स्थान अचानक बर्फ नीले रंग के मैदान में बदल गया। इस विशाल बर्फ नीले क्षेत्र के भीतर बर्फ और ठंड के अनगिनत टुकड़े चुपचाप गिरे, और हवा में जल तत्व बर्फ के अनगिनत क्रिस्टल में संघनित हो गया। दुनिया सफेद बर्फ की परत से ढकी हुई थी, और बर्फ की एक मोटी परत धीरे धीरे 2 फ्लड ड्रैगन के शरीर को ढकने लगी। उनकी चालें सुस्त हो गईं, और यहाँ तक कि उनके बवंडर भी धीरे धीरे जमने लगे, क्योंकि गर्जना अब पहले जितना तेज नहीं रह गया था।
एक डोमेन, ये वास्तव में एक डोमेन है, युनचे अनजाने में चिल्लाया। किंवदंती के अनुसार डोमेन आर्ट्स के लिए एक व्यक्ति को इतनी शक्तिशाली प्रोफाउंड आर्ट को मुश्किल से निष्पादित करने से कम सम्राट प्रोफाउंड दायरे में होना आवश्यक था। एक बार एक डोमेन बन जाने के बाद डोमेन के भीतर सब कुछ एक ऐसे तत्व में बदल जाएगा जो किसी के स्वयं के लिए फायदेमंद होगा, यहाँ तक कि पूरी तरह से किसी के नियंत्रण में हो जाएगा। डोमेन कई प्रकार के थे, आक्रमण प्रकार के डोमेन, रक्षा प्रकार के डोमेन, प्रवर्धन प्रकार के डोमेन, प्रतिबंध प्रकार के डोमेन, धमकी प्रकार के डोमेन आदि थे। जहाँ तक छोटी परी की बात है, हालांकि उसे अभी तक सम्राट प्रोफाउंड दायरे में पूरी तरह से प्रवेश नहीं करना था, वह वास्तव में पहले से ही डोमेन आर्ट्स का उपयोग करने में सक्षम थी। फ्रोजन क्लाउड डोमेन के भीतर जमा देने वाली ठंड, उड़ती बर्फ, पाला, इन सभी ने लिटिल फेरी की शक्तियों को थोड़ा बढ़ाया। साथ ही साथ दो ड्रैगन की गतिविधियों के साथ साथ उनके हमलों की ताकत को भी कमजोर कर दिया। नन्ही परी के हाथ में अब एक पारभासी लंबी तलवार थी जो बर्फ के क्रिस्टल से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। उसका शरीर हिल गया और जैसे ही वह सीधे नर अजगर की ओर बढ़ी, ऐसा लगा मानो नीली रोशनी चमक उठी हो। बजना, उस जबरदस्त टक्कर की आवाज युनचे ने स्पष्ट रूप से सुनी थी, जो 5 किलोमीटर से अधिक दूर था। हालांकि फ्लड ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन की तरह नहीं थे, जो सच्चे शुद्ध ड्रैगन वंश के थे, और इसके बजाय केवल 70 या 80% शुद्ध वंश के साथ कम ड्रैगन थे। फिर भी वे ड्रैगन थे। उनके शरीर में असली ड्रैगन के समान कठोरता थी। इस छोटी परी की तलवार के वार से नर ड्रैगन का केवल एक चांदी का पैमाना कटकर अलग हो गया, लेकिन उसके तराजू पर लगी चोट नर अजगर को और अधिक क्रोधित करने के लिए काफी थी। इसका जवाबी हमला भी आया। जैसे ही हवा तेज चलने लगी, उसके शरीर पर बर्फ बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गई और वह अपने विशाल ड्रैगन पंजे के साथ लिटिल फेरी की ओर टूट पड़ा। ड्रैगन के पंजे की राह पर चलते हुए अंतरिक्ष के टुकड़े टुकड़े होने की चीखें उठने लगी। टकराना, विशाल ड्रैगन का पंजा लिटिल फेरी की बर्फ की ढाल पर आ गिरा। ड्रैगन का पंजा उछलकर दूर जा गिरा, जबकि बर्फ की ढाल पर कई दरारें भी दिखाई दी। और फिर अगले ही पल मादा ड्रैगन की विशाल क्रूर पूंछ एक छोटे से पहाड़ की ताकत के साथ बर्फ की ढाल पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसे क्रूर पंजे ने अभी अभी तोड़ा था। क्रंच ध्वनि के साथ लिटिल फेरी की बर्फ की ढाल पूरी तरह से टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े हर जगह उड़ गए। ड्रैगन की पूंछ छोटी परी की छवि से टकराए। नन्ही परी की आकृति अचानक हवा में दिखाई दी और उसकी विशेषताएं और भी अधिक गंभीर हो गईं। समय की इस अवधि को ध्यान में रखते हुए जब डोमेन अभी भी गायब नहीं हुआ था, उसका शरीर अचानक तेज गति से नीचे आया और उसकी बर्फीली तलवार सीधे नर ड्रैगन की ओर इशारा कर रही थी। हर बार जब तलवार नर अजगर के शरीर पर टकराती थी, तो प्रकाश की चमक दिखाई देती थी जो नीले रंग की बिजली की तरह टिमटिमाती थी। नीली रोशनी में नर अजगर की शिल्की भी एक एक करके टूटती जा रही थी। एकमात्र विकल्प जो वह अभी चुन सकती थी, वह था अपने हमलों को फ्लड ड्रैगन में से एक पर केंद्रित करना। यदि ये भेड़िए, शेरबाज जैसे किसी भी अन्य प्रकार के दो चरम गहरे आकाश क्षेत्र के जानवर होते, तो उसके पास सफलता की उच्च संभावना होती, भले ही वह एक ही समय में दो से लड़ती। दुर्भाग्य से ये दोनों फ्लड ड्रैगन बन गए। भौतिक शरीर, रक्त वंशावली, सहन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आभा के संदर्भ में कोई जानवर नहीं थे जिसकी तुलना ड्रैगन से की जा सकती है। 15 मिनट तक लड़ने के बाद लिटिल फेरी को पहले से ही स्पष्ट रूप से पता था कि यह एक अतुलनीय रूप से कठिन लड़ाई होगी, भले ही लक्ष्य जीतना हो या सुरक्षित रूप से पीछे हटना हो। आसमान गहरा और गहरा होता गया। रात का आकाश पहले से ही चुपचाप उतरना शुरू हो गया था, जिससे आसमान में लगातार चमकती नीली रोशनी और भी अधिक चमकदार दिखाई देने लगी थी। 1 घंटे से भी कम समय तक टिके रहने के बाद लिटिल फेरी का फ्रोजन क्लाउड डोमेन अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। हवा से भयंकर ठंड तेजी से गायब हो गई और नर और मादा फ्लड ड्रैगन की हरकतें तुरंत तेज हो गईं। हालांकि लिटिल फेरी की शक्ति कमजोर होने लगी। जैसे ही वह अपनी बर्फीली तलवार से नर बार ड्रैगन के शरीर पर वार कर रही थी, टकराव की आवाजें स्पष्ट रूप से पहले की तरह कानों को हिला देने वाली नहीं थी। यूचे का दिल भी अब और शांत नहीं रह पा रहा था। उन्होंने उन्मत्त होकर कहा, जैस्मीन, तुम वर्तमान में कितनी ताकत का उपयोग करने में सक्षम हो, इसके बारे में भूल जाओ। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। जैस्मीन ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह क्षण आएगा, और उसने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। मेरे लिए इन 2 फ्लड ड्रैगन को खत्म करना मेरे हाथ पलटने जितना आसान है, लेकिन अगर मैं उस मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करता, तो जिस जहर को मैं अंततः दबाने में कामयाब रहा, वह निश्चित रूप से फिर से उभर आएगा, जिससे मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मैं इतना दयालु नहीं हूँ कि स्काई पॉइजन पल के भीतर 1 साल के प्रयास को बर्बाद कर दूं, वह सब उस महिला की खातिर जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 177 डुअल ड्रैगन एक्सटर्मिनेशन ऑनलाइन ऑल पेज नॉवेल बिन। अध्याय 177 दोहरे ड्रैगन विनाश। युनचे इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि जैस्मीन के हमले के परिणाम क्या होंगे। उन्हें उस समय का वह दृश्य भी स्पष्ट रूप से याद था जहां फ्लेम ड्रैगन पर हमला करने के बाद जैस्मीन की आत्मा लगभग बिखर गई थी। लेकिन इन दोनों फ्लड ड्रैगन की तुलना फ्लेम ड्रैगन से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी और इस अवधि में स्काई पॉइजन पर्ल की शुद्धि के साथ जैस्मीन की वर्तमान स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर थी। इन दो फ्लड ड्रैगन को मारने से इस अवधि की शुद्धि बर्बाद हो सकती है, लेकिन कम से कम उसकी आत्मा के बिखरने का खतरा नहीं होगा। और अगर वह हमला नहीं करती है तो छोटी परी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। फ्रोजन क्लाउड डोमेन के फीके पड़ने के बाद वह पहले ही स्पष्ट रूप से खुद को एक वंचित स्थिति में पा चुकी थी। युनचे जैस्मीन को मनाना जारी ही रखने वाला था, तभी अचानक दूर आसमान से नर फ्लड ड्रैगन की आवाज आई, मानव तुम्हारी ताकत कमजोर हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप अभी अभी अपनी सीमा तक पहुंचे हैं। सम्राट गहन क्षेत्र से आधा कदम, बस इतना ही है। मादा फ्लड ड्रैगन की आवाज भी घृणित लग रही थी। तुच्छ मानव, तुम हमारी ड्रैगन जाति से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हो। ड्रैगन भगवान के खजाने का हिस्सा प्राप्त करने का आपका निरर्थक प्रयास केवल आपके विनाश में समाप्त होगा। मरना। हालांकि लिटिल फेरी की गहन शक्ति का स्तर इन दोनों फ्लड ड्रैगन से आधा गुना अधिक था, सहन शक्ति के मामले में उसकी तुलना फ्लड ड्रैगन से कैसे की जा सकती थी। पहले वह 6 घंटे तक अधिकतम गति से बिना रुके उड़ान भर चुकी थी और अब वह इतनी लंबी भीषण लड़ाई से गुजर चुकी थी, उसकी ताकत पहले से ही थकान के स्पष्ट लक्षण दिखाने लगी थी। दूसरी ओर, हालांकि नर फ्लड ड्रैगन के कई सौ तराजू टूटकर बिखर गए थे और उसके कुछ तराजू के नीचे से लगातार खून बह रहा था, फिर भी उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई। ये सभी चोटें मिलकर इसके लिए केवल एक हल्की चोट के बराबर हैं। मादा फ्लड ड्रैगन तो उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। उनके विशाल शरीर में निहित शक्ति लगभग असीमित लग रही थी। दोहरे फ्लड ड्रैगन की क्रूर शक्ति के तहत लिटिल फेरी के पलटवार कमजोर और कमजोर होते गए। अंत में वह केवल बचाव के लिए अपनी सारी शक्ति समर्पित कर सकी। पलटवार करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। उसका खूबसूरत शरीर दो फ्लड ड्रैगन द्वारा उत्पन्न तूफान में बत्तख की तरह झूल रहा था, किसी भी समय कुचले जाने की संभावना थी। इस तरह की परिस्थिति में पहुंचकर छोटी परी की खूबसूरत आंखों में गुस्से की गहरी भावना उमड़ने लगी। हमें पहले से कोई शिकायत नहीं है, फिर भी आप न केवल बिना किसी कारण के हमला करते हैं, बल्कि आप मुझे अपना आखिरी रुख अपनाने के लिए भी मजबूर करना चाहते हैं। छोटी परी की आवाज धीमी और शांत थी और गुस्से की गहरी भावना थी शांति के तहत छुपाया गया। चूंकि मुझे इस स्थान पर मरना तय है, तुम्हें भी महंगा भुगतान करना होगा। लिटिल परी की आवाज से युनचे को गहरा आक्रोश और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि मौत के लिए एक निर्णायक खेप का संकेत भी था। जैसे ही अंतिम नोट समाप्त हुआ, लिटिल फेरी के शरीर से अचानक एक गहरी नीली चमक निकली और आकाश की ओर चली, सीधे आकाश की ओर गोली चलाने लगी। और उसी समय आसपास का तापमान अतुलनीय रूप से भयानक दर से गिर गया। एक पल में तापमान व्यावहारिक रूप से शून्य से नीचे चला गया, फिर तेजी से गिरना जारी रहा और बर्फ की एक मोटी परत उसके नीचे सभी वस्तुओं पर चढ़नी शुरू हो गई। युनचे, जो 5 किलोमीटर दूर था, को हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आसमान पर नीली रोशनी की किरण को देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, वह क्या है? चमेली। मानव, क्या ये तुम्हारा आखिरी रुख है? बड़े अफसोस की बात है, अपनी वर्तमान ताकत से आप हम फ्लड ड्रैगन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। केवल पूर्ण विनाश ही आपका इंतजार कर रहा है। नीली रोशनी के नीचे छोटी परी का चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसने धीरे से अपने हाथ में बर्फ की तलवार उठाई, फिर भी उसने नर फ्लड ड्रैगन की ओर इशारा नहीं किया, जो पहले से ही घावों से भरा हुआ था, बल्कि उसने उस मादा फ्लड ड्रैगन की ओर इशारा किया जिसने अभी अभी बात की थी। उसके बर्फीले होंठ थोड़े हिले और उसके हर एक शब्द बर्फ की तरह थे। मरने से पहले मैं तुम्हें पहले मरने दूंगा। जमे हुए बादल निश्चित तकनीक जीरो थरोरा। डिंग। नन्ही परी हवा में चमकी और नीली बिजली की एक लकीर की तरह मादा फ्लड ड्रैगन की ओर चली गई। इस क्षण में उसने जो गति दिखाई, वह उसकी गति की चरम सीमा से 2 गुना अधिक हो गई और बर्फ की तलवार, जो नीली रोशनी में लेपित थी, सीधे मादा फ्लड ड्रैगन में घुस गई। फिर एक कान भेदी विभाजन ध्वनि के बीच उसके तराजू में घुस गया, उसके शरीर में गहराई तक वार किया। अगर ये तलवार इस तरह किसी इंसान के शरीर में पूरी तरह से घुस जाती, तो यह वास्तव में उस व्यक्ति की जान लेने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन ये 5 फुट लंबी बर्फ की तलवार फ्लड ड्रैगन के विशाल शरीर के सामने बहुत छोटी थी।
फ्लड ड्रैगन का सामना करते हुए इस तलवार ने उसके शरीर को ऐसे छेद दिया था जैसे एक सुई इंसान के शरीर को छेद देती है। इस दृश्य के कारण वास्तव में नर ड्रैगन को कोई घबराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि इसने उपहास किया और कहा, शक्ति की कितनी अपार आभा है, जिसने वास्तव में मुझे एक पल के लिए हिलने से रोक दिया। लेकिन क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इस तरह हम फ्लड ड्रैगन के शरीर को घायल करने में सक्षम होंगे? हमारे लिए इस तरह की चोट जिक्र करने लायक भी नहीं है। नर फ्लड ड्रैगन की आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने मादा फ्लड ड्रैगन को कराहते हुए चिल्लाते हुए सुना और उसका शरीर हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। लेकिन उसके शरीर के केवल सिर और पूंछ ही संघर्ष कर रहे थे। वह क्षेत्र जो लिटिल फेरी की तलवार से छेदा गया था, अपनी जगह पर जम गया हुआ लग रहा था, हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ था। क्रैक 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 क्रैक। बर्फ के क्रिस्टल की एक श्रृंखला एक गगनभेदी ध्वनि के साथ संघनित होती है, जो लिटिल फेरी की बर्फ की तलवार के चारों ओर केंद्रित होती है। मोटे क्रिस्टल तेजी से मादा फ्लड ड्रैगन पर संघनित हुए और फ्लड ड्रैगन के शरीर के केंद्र से उसके सिर और पूंछ तक फैल गए। मादा फ्लड ड्रैगन की शोकपूर्ण चीखें और अधिक दर्दनाक हो जाती हैं, जो तब तक जारी रहती हैं जब तक कि वे निराशा की कर्कश चीखें नहीं बन जाती। लेकिन उसका संघर्ष वास्तव में धीरे धीरे कमजोर हो गया, क्योंकि बर्फ के क्रिस्टल उसके शरीर के अधिक से अधिक हिस्से को ढकने लगे। अंत में उसका संघर्ष और चीखें पूरी तरह से बंद हो गईं, क्योंकि उसके सिर और पूंछ के क्षेत्र भी पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए थे। ये पूरी प्रक्रिया बमुश्किल 5 सांसों के समय तक चली। केवल 5 सांसों के समय में फ्लड ड्रैगन, जो कई दसियों मीटर लंबा था, सिर से पूंछ तक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि नर फ्लड ड्रैगन को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। विशाल ड्रैगन के आकार की बर्फ की मूर्ति एक पल के लिए हवा में रुक गई और फिर लिटिल फेरी की बर्फ की तलवार के भारीपन के कारण गिरने लगी। ये बर्फ जैसी ठंडी जमीन से जोर से टकराया, जो तूफान के कारण समतल हो गई थी, और इतनी भारी गिरावट के कारण बर्फ की मूर्ति पर कई बारीक दरारें दिखाई देने लगी। छोटी परी के शरीर पर नीली रोशनी फीकी पड़ गई, यहाँ तक कि उसकी ताकत और आभा भी लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया जैसे ही उसने अतुलनीय शांति के साथ अपनी आंखें बंद की। कब क्या किया तुमने? नर फ्लड ड्रैगन की आवाज अतुलनीय रूप से क्रोधित और उन्मत्त हो गई, और उसकी ताकत की आभा विशेष रूप से अराजक हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि मादा फ्लड ड्रैगन के शरीर पर बर्फ सिर्फ एक साधारण बर्फ की संरचना नहीं थी। ये केवल उसका बाहरी हिस्सा नहीं था, उसका शरीर, उसका खून, उसके अंग, उसका जीवन, उसकी ताकत, उसकी आत्मा पूरी तरह से बर्फ से सील कर दी गई थी। इसने ऐसा बना दिया कि यह जीवन की आभा का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। यह मर चुका था। इस अतुलनीय रूप से भयावह बर्फ निर्माण के तहत मादा फ्लड ड्रैगन पूरी तरह से मर गई थी। उसके पूरे शरीर में एक भी कोशिका में जीवन शक्ति का लेश भी शेष नहीं था। आओ! नर फ्लड ड्रैगन की क्रोधपूर्ण दहाड़ें पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और मृत्यु की अधिकांश बंजर भूमि में गूंज उठी, जिससे अनगिनत गहरे जानवर उत्तेजित हो गए। कुछ समय के लिए मौत की बंजर भूमि के मध्य भाग में हजारों जानवर भयभीत हो गए, हर जगह भाग गए और अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। तुमने वास्तव में मेरी पत्नी को मार डाला, तुमने वास्तव में मेरी पत्नी को मार डाला। प्रचंड हवाएं चली, उसकी क्रोध भरी गर्जना से आकाश के बादल भी तितर बितर हो गए। नन्ही परी ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके पीले चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। मैं केवल एक राहगीर हूँ, फिर भी तुमने मुझे एक कोने में धकेल दिया। मौत तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकती। गर्जन, दुष्ट मानव, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शरीर को निगलने वाले जहरीले जहर के दर्द से मर जाओ। 5 किलोमीटर दूर यूची स्तब्ध होकर खड़ा था। उसने सदमे में कहा, वह बार ड्रैगन मर गया। हाँ, यह मर गया। जैस्मीन ने बहुत शांति से कहा, जहाँ तक उस महिला की बात है, वह भी मरने वाली है। आप क्या कहेंगे? यूची का दिल तेजी से धड़कने लगा। हम्फ, उसकी ऊर्जा का आखिरी हिस्सा भी उड़ गया है, और यह स्पष्ट रूप से एक निश्चित तकनीक थी। और यह निश्चित तकनीक केवल किसी की अपनी गहरी नसों को नष्ट करने की कीमत पर ही अपनाई जा सकती है। अब जबकि उसकी गहरी नसें नष्ट हो गई हैं और उसकी शिरोबिंदु टूट गई है, वह पहले से ही अपंग है। निश्चित मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। वह खुद जानती थी कि इन 2 फ्लड ड्रैगन के हमले से बचना असंभव होगा, इसलिए इसे सबसे सार्थक निर्णय माना जा सकता है। कम से कम उसने एक और को अपने साथ नीचे खींच लिया। क्या? यूचे का शरीर अचानक खड़ा हो गया, अपनी सारी गहन ऊर्जा को छोड़ते हुए। वह छोटी परी की ओर ऐसे बढ़ा जैसे वह पागल हो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी हरकतों से जैस्मीन डर से पीली पड़ गई। मैं पागल नहीं हो गया हूँ।
यूचे ने अपने दांत भींचे और दहाड़ते हुए कहा, मैं उसे मरने नहीं दे सकता, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। मेरी रक्षा करने की कोशिश करते समय उसे इस आपदा का सामना करना पड़ा। मैं निश्चित रूप से उसे मरने नहीं दूंगा। चमेली, जल्दी से उस नरफ्लड ड्रैगन को मार डालो। इसे मैं तुमसे विनती समझ रहा हूँ, जल्दी से उस नरफ्लड ड्रैगन को मार डालो। यदि नन्ही परी वास्तव में उस नरफ्लड ड्रैगन के हाथों मर जाती है तो मुझे जीवन भर शांति नहीं मिलेगी। चमेली, यदि आप अभी भी हमला नहीं करेंगे, भले ही छोटी परी मर जाए, मैं दौड़ना बंद नहीं करूंगा। मैं उसके साथ फ्लड ड्रैगन के पंजे से मरना पसंद करूंगा। मैंने आपसे जो वादा किया है उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बस एक बार कृपया मेरी मदद करें। जैसे ही वह बोला, युनचे की गति बढ़ गई, उस अधिकतम गति को पार कर गई जो वह पहले पहुंच सकता था। नन्ही परी, जो अपनी सारी शक्ति खो चुकी थी, हवा से गिरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत थी, क्योंकि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि सब कुछ कैसे समाप्त होगा। उसकी गहरी नसें टूट गई थी, उसकी शिरोबिंदु टूट गई थी। वह पहले से ही अपंग थी और अब जीवित रहने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। केवल उसकी आंख के कोने में एक चमकता हुआ आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर लुढ़क गया। मर गई। नरफ्लड ड्रैगन ने अपना मुंह पूरा खोला और अत्यधिक विषैले बवंडर की एक गांठ लिटिल फेरी की ओर बढ़ी। चमेली, नरफ्लड ड्रैगन की हरकतों के कारण यूचे डर से पीला पड़ गया। फ्लड ड्रैगन का ट्विस्ट बेहद डरावना था और इस समय लिटिल फेरी का शरीर खुद की रक्षा के लिए गहन ऊर्जा से पूरी तरह से रहित था। यदि तूफान उसे छू भी गया तो वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जब भयावह बवंडर लिटिल फेरी से 3 फीट की दूरी पर था, तभी एक खूबसूरत लाल रंग की आकृति अचानक तूफान के सामने आ गई। अपने छोटे से हाथ के झटके से केवल एक दबी हुई आवाज ही सुनी जा सकती थी। फिर ये तूफान वास्तव में था, सीधे पीछे टकराया और फ्लड ड्रैगन पर और भी तेज गति से लुढ़क गया। हिंसक तूफान के अचानक वापस लौटने के बाद नरफ्लड ड्रैगन उछल पड़ा। अचानक उसके सामने प्रकट हुए छोटे लाल छायाचित्र को देखकर उसकी आंखों में भय की अभिव्यक्ति चमक उठी। तुम कौन हो? बस एक आकस्मिक हथेली ने ऊर्जा के किसी भी उतार चढ़ाव के बिना अपने जहरीले तूफान को दूर कर दिया था। बस यही बिंदु ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसके सामने इस पतली मानव लड़की की ताकत कम से कम 3 महान क्षेत्रों से आगे निकल गई। और जो चीज वास्तव में भयभीत करने वाली थी वह उसका निराकार दबाव था। अपने पूरे जीवन में इसने कभी इतना भयावह दबाव अनुभव नहीं किया था। इस दबाव के सामने ऐसा महसूस हुआ मानो विशाल समुद्र के सामने वह धूल का एक तुच्छ कण हो। जैस्मीन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी क्रिस्टलीय निगाहें हत्या के इरादे और गुस्से से भरी थी। उसने एक सफेद नाजुक उंगली बढ़ाई और फ्लड ड्रैगन की ओर इशारा किया। उसकी उंगली की नोक पर कुछ हद तक मंद लाल चमक जल रही थी। ये गंभीर रूप से कष्टप्रद है। इस तरह के एक तुच्छ निम्न स्तर के फ्लड ड्रैगन ने वास्तव में इस राजकुमारी को अपने प्रयासों का 1 वर्ष बर्बाद करने के लिए मजबूर किया। ये वास्तव में उसके प्रयासों का 1 वर्ष बर्बाद करने के लिए मजबूर करता है। यदि मैं इस विषैले जहर से संक्रमित नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हजारों टुकड़े कर देता। मर जाओ। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, जैस्मीन ने एक उंगली बढ़ाई और हल्के से हवा में एक चाप बनाया। फरना। उसी समय फ्लड ड्रैगन के शरीर के ऊपर लाल रंग की रोशनी की एक पतली रेखा अचानक दिखाई दी और फ्लड ड्रैगन का शरीर लाल रोशनी की इस धागे जैसी लकीर के साथ साफ साफ विभाजित हो गया। ड्रैगन की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर कभी हिलने के लिए नहीं। बिना किसी आवाज के, बिना किसी वीभत्स युद्ध के, बिना किसी मरणासन चीख के, नरफ्लड ड्रैगन पूरी तरह से नष्ट हो गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 178 प्राइमर्डियल एज ऑफ ड्रैगन 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 178 प्राइमर्डियल एज ऑफ ड्रैगन 1। नरफ्लड ड्रैगन को मारने के बाद जैस्मीन का छोटा चेहरा तुरंत राख सफेद रंग में बदल गया। उसने पीछे की ओर यूचे के स्थान की ओर देखा। उसकी लाल पोशाक लहराए और फिर उसका शरीर लाल रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो स्काई पॉइजन पल में लौट आया। यूचे को ये देखकर कि नरफ्लड ड्रैगन मर गया था, बहुत राहत मिली। आगे दौड़ते हुए उसने भी जोर से आवाज लगाई, जैस्मीन, क्या तुम ठीक हो? काफी देर बाद आखिरकार जैस्मीन ने नफरत भरी आवाज में बात की। हम्फ, पिछले जन्म में अवश्य ही मुझ पर आपका कर्ज रहा होगा। जैस्मीन की आवाज स्पष्ट रूप से कमजोर थी, लेकिन कांप नहीं रही थी। इससे युनचे को राहत महसूस हुई और उसने माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बार फिर नुकसान पहुंचाया है। उद्धरण चिन्ह ... व्यर्थ बातें कहने की जरूरत नहीं है। यदि आप उस महिला को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ें।
मैं ये गारंटी देने में असमर्थ हूँ कि उसे उस नर फ्लड ड्रैगन के जहर से जहर नहीं दिया गया था। इसके अलावा अगले 3 महीनों तक मुझे दोबारा हस्तक्षेप करने के बारे में सोचना भी मत। ये बातें कहने के बाद जैस्मिन ने और कुछ नहीं कहा। वहाँ स्काई पॉइजन पल के भीतर उसने चुपचाप उस जहर को दबाना शुरू कर दिया जो एक बार फिर उसके पूरे शरीर में भड़क रहा था। हालांकि उसकी आत्मा उतनी बुरी तरह से घायल नहीं हुई थी जितनी पिछली बार हुई थी। फ्लेम ड्रैगन को मारने के बाद वह निश्चित रूप से अभी बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इस रोमांचक लड़ाई में 2 शिखर स्काई प्रोफाउंड रियल फ्लड ड्रैगन और एक विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने सम्राट प्रोफाउंड रियलम में आधा कदम रखा था, जिससे इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण आपदा का सामना करना पड़ा था। जमीन अब पहले की तुलना में लगभग 3 फीट नीचे थी और जहां तक कोई देख सकता था 1 इंच भी घास जीवित नहीं थी। अंततः इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद युनचे ने तुरंत छोटी परी की आकृति देखी। वह चुपचाप जमीन पर लेटी हुई थी, जैसे कोई आकर्षक कमल का फूल जो पीली पीली धरती पर पड़ा हो। छोटी परी, युनचे का दिल पसीज गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और जब वह उसके पास पहुंचा तो वह अचानक आश्चर्यचकित होकर रुक गया। उसके शरीर पर कपड़े अब असहनीय रूप से फटे हुए थे, लेकिन घूंघट जो हमेशा उसके चेहरे को ढकता था, बची हुई ठंड की सुरक्षा के कारण बरकरार रहा। हालांकि किसी अज्ञात बिंदु पर वह दूर चला गया था, जिससे युनचे को पूरी तरह से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका बर्फीला रंग देखने को मिला। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा युनचे ने कल्पना की थी। ये बहुत ही सुंदर चेहरा था। उसकी सभी विशेषताएं बिल्कुल उत्कृष्ट थीं। उसकी भौहें साफ और पतली थीं। उसकी त्वचा मोती जैसी थी और यद्यपि उसके होंठ और चेहरा कागज की तरह सफेद थे, लेकिन यह उसे ढकने में असमर्थ था। ठंडा, अहंकारी बड़प्पन जो हड्डी तक गहरा था। ऐसा लग रहा था कि इस ठंडे बड़प्पन ने उसे दुनिया की धूल से परे कर दिया है और ऐसा बना दिया है कि जो कोई भी उसका सामना करता है वह उसे थोड़ा सा भी अपवित्र करने की हिम्मत नहीं करेगा, केवल अपनी हीनता पर शर्मिंदा महसूस करेगा। युनचे की स्तब्ध अवस्था बस एक पल के लिए रही और फिर वह जल्दी से नीचे झुका और अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी बर्फीली गर्दन को दबाया। जैसे ही उसकी उंगली ने उसकी त्वचा को छुआ, वह हल्के से कांपने लगी, क्योंकि उसके शरीर का तापमान भयावह रूप से कम था, जैसे कि वह अभी अभी बर्फीले पानी के कुंड में नहाया हो। मुझे मत छुओ, नन्ही परी ने जब महसूस किया कि युनचे ने उसकी गर्दन को छुआ है, तो उसने कमजोरी से विरोध किया। उसकी आवाज बहुत फीकी और कमजोर थी, लेकिन अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। हालांकि वह बुरी तरह से घायल हो गई थी और मृत्यु के कगार पर थी, लेकिन पुरुषों को उसके शरीर को छूने से रोकना एक गहरी आदत थी और उसने लगभग सहज रूप से प्रतिक्रिया की। उसके पीले चेहरे पर वह ठंडक जो दूसरों को 1000 किलोमीटर की दूरी पर रखने के लिए लग रही थी, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। युनचे ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसका दिल बैठ गया। अभी जब उसने उसकी जांच की तो वह मानसिक रूप से घबरा गया। जैस्मीन के शब्द अतिशयोक्ति नहीं थे, नहीं, बल्कि जैस्मीन ने जैसा वर्णन किया था, स्थिति उससे भी अधिक गंभीर थी। उसकी गहरी नसें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। वे टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टल की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हें हुई क्षति इतनी गंभीर थी कि वे युनचे की तुलना में भी बदतर स्थिति में थे जो अतीत में थी। उनकी मरम्मत का कोई उपाय ही नहीं था। यदि कोई इस बात पर जोर देता है कि कोई रास्ता है, तो उसके लिए एकमात्र संभावना यही थी कि वह वही करे जो उसने किया है, नई गहरी नसों का निर्माण करें। लेकिन ऐसा मौका, युनचे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार का मौका कुछ ऐसा था जिसकी कोई केवल आशा कर सकता था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा भले ही उसे वास्तव में यह मौका मिला हो, उसे प्राथमिक गहन क्षेत्र से शुरू करके अपनी गहन ऊर्जा को फिर से बनाना होगा। न केवल उसकी गहरी नसें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, बल्कि उसकी शिरोबिंदु भी पूरी तरह से टूट गई थी। इस समय थोड़ी सी चेतना होने के अलावा लिटिल फेरी का पूरा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त और अपंग हो गया था। उसके दाहिने हाथ और उसके दाहिने हाथ के अलावा, जहां केवल आधा मेरिडियन टूट गया था और जिसे वह कुछ हद तक हिला सकती थी, उसके पूरे शरीर का हर दूसरा हिस्सा अब पूरी तरह से स्थिर था। एक चरम स्काई प्रोफाउंड रियलम फ्लड ड्रैगन को बर्फ की बेजान मूर्ति में पूरी तरह से जमा देने के लिए किस भयानक शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन इतनी मात्रा में बिजली का उपयोग करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह भी अतुलनीय रूप से क्रूर थी। इस तरह की चोट का सामना करते हुए युनचे, जो अक्सर खुद को एक प्रतिभाशाली डॉक्टर घोषित करते थे, को केवल शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। उसे विश्वास था कि वह उसे जीवित रखने में सक्षम होगा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसकी गहरी नसों की मरम्मत कर सके। उसे उसकी पूर्व शक्ति में वापस लाने की तो बात ही दूर थी। इसके अलावा
यूचे को अपने शरीर से एक भारी घातक आभा निकलने का भी एहसास हुआ। उसके बारे में भूल जाओ, वह जीवित नहीं रह पाएगी। चमेली ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, वह जीवित रहेगी। मैं यहाँ हूँ और मैं निश्चित रूप से उसे मरने नहीं दूंगा। यूचे ने अपने दांत पीस लिए। अपने दोनों हाथों से उसने लिटिल परी की छाती के ऊपर हवा की ओर दबाव डाला और उसके हृदय की नसों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया। हम्फ, खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यह न समझ सके कि उसका हृदय पहले से ही मरने की इच्छा से भरा हुआ है? तुरंत एक गौरवान्वित, दुनिया भर में घूमने वाले अर्ध सम्राट गहन क्षेत्र विशेषज्ञ से एक अपंग व्यक्ति बनने के लिए जो खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता। भले ही आप उसे जीवित रखने में सक्षम हो, भविष्य में वह केवल बिस्तर पर ही लेट सकेगी। उसके लिए यह एक त्वरित मौत से हजारों गुना अधिक पीड़ादायक है। यदि आप उसे बचाते हैं तो यह उसे प्रताड़ित करने के समान होगा। इसके अलावा भले ही आपका चिकित्सा कौशल 100 गुना बेहतर हो, फिर भी अगर वह मरना चाहती है तो आप उसे बचा नहीं पाएंगे। जैस्मीन के शब्द ऐसे थे जैसे यूचे के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाली जा रही हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। काफी देर बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने लिटिल परी के पूरी तरह से रक्तहीन चेहरे को देखा, फिर धीमी उदास आवाज में कहा, मास्टर के शब्द सही थे। संसार की असंख्य चीजें प्रत्येक का समर्थन करती हैं और उसे वश में करती हैं। नन्य जीवन और मृत्यु एक चक्र है और कर्म और भाग्य एक चक्र में चलते हैं, अंतहीन और शाश्वत। हर चीज का एक विपरीत पक्ष और एक विरोधी पक्ष होता है। कोई भी बीमारी जो प्रकट हो सकती है उसे ठीक भी किया जा सकता है। इस संसार में असाध्य रोग जैसी कोई चीज नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ इसलिए कि हमें अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। खून की गहरी नसें फ्रैक्चर कर सकती हैं, इसलिए उन्हें ठीक करने का निश्चित रूप से एक तरीका है। निश्चित रूप से यूचे को सबसे ज्यादा चिंता इस बात से नहीं हुई कि उसे भयानक चोट लगी थी, बात ये थी कि वह मरना चाहती थी। चमेली की बातें सही थी। अगर उसका दिल मर चुका था और वह केवल मरना चाहती थी, यहाँ तक कि यूचे का मालिक भी नहीं, अगर वह अभी भी जीवित होता तो उसे बचा पाता। यूचे तो बिल्कुल भी नहीं। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे पुरुषों के प्रति लिटिल फेरी की घृणा की कोई परवाह नहीं रही। उसने अपने हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया, फिर जोर से दहाड़ा, छोटी परी, सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे साथ यहाँ तुम मर नहीं पाओगे। चाहे आपके घाव कितने भी गंभीर क्यों न हो, आप मर नहीं पाएंगे। जहाँ तक आपके टूटे हुए मध्याह्न रेखा का सवाल है, मुझे 3 साल दीजिए। मैं निश्चित रूप से उन्हें पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम होऊंगा। आपकी गहरी नसों को भी ठीक करने का एक तरीका जरूर है। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। मत मरो, खुद को मरने मत दो। नन्ही परी की आंखें बंद थीं। केवल उसके होंठ हल्के से हिले और एक धीमी आवाज उनसे निकल गई। गहरी नसें टूट गईं। स्थिति निराशाजनक। मैं आपको दोष नहीं देता, आप छोड़ सकते हैं। नन्ही परी की कमजोर आवाज में मृत्यु की इच्छा भी निहित थी। उसके शब्दों, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, में दोष का जरा भी संकेत नहीं था, न ही भावना का जरा सा भी संकेत था। उनमें नाखुशी या स्थिति को स्वीकार करने की अनिच्छा का संकेत भी नहीं था। उसका हृदय सचमुच मर चुका था। आपको उसे मनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके पास वास्तव में उसकी गहरी नसों को इस हद तक ठीक करने का कोई तरीका हो कि उन्हें सही और संपूर्ण बनाया जा सके, मरने की उसकी इच्छा नहीं सुनी जाएगी। चमेली ने निर्दयता से कहा। 10 वर्षों का कड़वा प्रशिक्षण एक ही सुबह में बर्बाद हो गया। आप बस यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सम्राट गहन दायरे में आधे कदम की दूरी से गिरकर एक अपंग होने तक कैसा महसूस होता है। आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह कितना बड़ा अंतर है। हम उसके बारे में भूल जाओ, आइए आपके बारे में बात करते हैं। यदि आपने पिछले वर्ष में अर्जित सारी शक्ति खो दी, यदि आपने अपनी सारी दिव्य कलाएं खो दी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप निराश न हो? जहाँ तक उसकी बात है, उसने लगभग सम्राट गहन क्षेत्र तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष कड़ी मेहनत की। नहीं, मैं नहीं करूँगा। यूचे की नजर दृढ़ थी। चाहे मैं कुछ भी खो दूं, जब तक मैं अपना जीवन नहीं खो देता, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक सब कुछ वापस पाने की आशा है। जीवन सभी आशाओं में सबसे बड़ी आशा है। जब आप जीवित हैं तो कुछ भी संभव है। वो दूर से गहरे जानवरों के गुर्राने की धीमी आवाजें सुनी जा सकती थी। इसके अलावा बिखरी हुई गुर्राहटें और भी करीब आती जा रही थी। जाहिर है, उन्मत्त लड़ाई रुकने के बाद और 2 ड्रैगन की आभा गायब हो जाने के बाद कुछ काफी बुद्धिमान गहन जानवरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जांच करना और करीब आना शुरू कर दिया।
युनचे बंजर भूमि के मुख्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी गहरे जानवर का विरोध करने में सक्षम नहीं था। युनचे ने हर दिशा में देखा, फिर अचानक देखा कि उत्तर की ओर 500 मीटर से भी कम दूरी पर एक अकेला छोटा बौना पहाड़ था। बौने पहाड़ के नीचे एक काली काली गुफा का प्रवेश द्वार था। ये पर्वत बिल्कुल अकेला था। इसका कारण ये था कि लिटिल फेरी और 2 फ्लड ड्रैगन के बीच पहले की लड़ाई के दौरान आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से समतल हो गया था। केवल ये बौना पर्वत ही बचा था। किसी अज्ञात कारण से यह अभी भी वहीं मौजूद था और क्षतिग्रस्त भी नहीं हुआ था। यदि उन्हें किसी गहरे जानवर द्वारा खोजा जाता तो युनचे भी यही नष्ट हो जाता। लिटिल परी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसने तुरंत निर्णायक रूप से छोटी परी के ठंडे कोमल शरीर को अपनी बाहों में ले लिया, फिर गुर्राते हुए बौने पहाड़ की ओर बढ़ गया। छोटी परी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक प्राचीन अछूता शरीर है और तुम पुरुषों के प्रति घृणा भी महसूस करते हो, लेकिन मुझे अब तुम्हें पकड़ना होगा। अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जिंदा रहो। अगर तुमने यहाँ मरने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। छोटी परी ने ऐसा कभी नहीं सुना था। उसके जीवन में एक बेशर्म खतरा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर को मजबूती से गले लगा लिया गया है और उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थी। उसके हृदय में क्रोध और अपमान की भावना घर करने लगी। जहाँ पहले केवल मरने की इच्छा थी, वहाँ कुछ और भी इमारत थी, कुछ अवर्णनीय। लेकिन फिर ये सभी चीजें उसकी मरने की इच्छा से पूरी तरह घिर गईं। युनचे जल्दी से लेकिन सावधानी से गुफा के प्रवेश द्वार तक चला गया। इस पूरे समय में उन्होंने लगातार अनवरत रूप से लिटिल परी के शरीर में अपनी गहन ऊर्जा भेजी, जिससे उसकी जीवन रगों की रक्षा हुई। ये गुफा उसकी अपेक्षा से भी अधिक अंधेरी थी, लेकिन ठंडी नहीं थी। युनचे पूरे रास्ते गुफा के सबसे गहरे हिस्सों में चला गया, फिर धीरे से लिटिल परी को नीचे रख दिया। ये जगह बहुत अंधेरी और बहुत शांत थी। हवा की आवाज भी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। लिटिल परी की कमजोर जीवन की थकाव आभा को महसूस करते हुए युनचे को अतुलनीय रूप से दोषी महसूस हुआ। मुझे माफ करें, यदि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मेरी रक्षा करना चाहते थे, यदि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे उस भयंकर तूफान हॉक का पीछा करना था, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सहना पड़ता। यदि मैं इन चीजों की भविष्यवाणी कर सकता था ग्रिम, मैं निश्चित रूप से वही विकल्प नहीं चुनता। मेरे जीवन के अनुभव आपके वास्तविक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? जब युनचे ने मूल रूप से लिटिल फेरी से 3 महीने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए कहा था, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इस अवधि के भीतर वह वास्तव में स्काई प्रोफाउंड दायरे के 2 फ्लड ड्रैगन के हमले का सामना करेगा। इस छोटी सी परी ने, जिसकी ताकत उसे पूरे ब्लू विंड एम्पायर के शीर्ष 10 में स्थान दिलाने के लिए काफी थी, अपनी बात रखी थी। 2 महीने के लिए जाने के बाद वह वापस लौट आए, फिर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से लेकर मौत की इस बंजर भूमि तक उसका पीछा किया, उसे 1 इंच भी नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी रक्षा की। और अब ऐसा लग रहा था मानो उसने अंतिम कीमत चुका दी हो। युनचे ने कभी भी दूसरों का ऋणी होने की इच्छा नहीं की। लिटिल फेरी ने उसे जो सुरक्षा प्रदान की थी वह मूल रूप से केवल एक प्रकार का व्यापार था, और इसलिए उसने इसके बारे में कभी भी दोषी महसूस नहीं किया। लेकिन आज की घटनाओं के बाद वह उसी तरह कैसे महसूस कर सकता है? युनचे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बार फिर लिटिल परी की नब्ज जांची। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान कम नहीं हुआ था, इसके बजाय वह थोड़ी गर्म हो गई थी। क्षण भर के लिए चौंकने के बाद वह तुरंत समझ गया, उसके शरीर के पहले इतना ठंडा होने का कारण उस गहन ऊर्जा का प्रकार था जिसमें उसने प्रशिक्षण लिया था। अब जबकि उसकी गहरी नसें टूट गई थी, उसकी बर्फ विशेषता वाली गहन ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसके शरीर का तापमान सामान्य तापमान के करीब पहुंचने लगा था। व्यक्ति का, जब उसने ये सोचा, युनचे अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके और छोटी परी के बीच हवा में अचानक फीनिक्स की लौ का एक गोला बन गया, जिससे अंधेरी गुफा में गर्मी की लहर आ गई। इसी समय अचानक उसके ऊपर की हवा से धीरे धीरे एक प्राचीन आवाज सुनाई दी। फीनिक्स की आग, तो यह ऐसी ही है। ऐसा लगता है कि मुझसे गलती नहीं हुई। आपके शरीर में वास्तव में फीनिक्स का थोड़ा सा खून है। इस आवाज के कारण युनचे अचानक बिजली की तेजी से फर्श से उछल पड़ा। कौन? किसने कहा? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 179 प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन 2। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 179 प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन 2। युवा मानव, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई एक अवशिष्ट आत्मा का एकमात्र टुकड़ा हूँ जो इस परीक्षण मैदान पर नजर रखता है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। प्राचीन आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस आवाज के माध्यम से एक सम्मानजनक गरिमा व्यक्त की गई थी।
फिर भी यह हवा की तरह कोमल भी थी। आदिम नीला ड्रैगन। युनचे ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा और वह बार बार इस नाम पर व्याकुल होकर विचार कर रहा था। और उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में वास्तव में पूरी तरह से चौंका देने वाली जैस्मीन की आवाज आई। क्या प्राइमर्डियल एजो ड्रैगन? आदिम युग में विभिन्न दिव्य जानवरों के प्रमुख ड्रैगन भगवान प्रिमोडियल एजो ड्रैगन। ऊपर की काली काली जगह में अचानक एक जोड़ी रहस्यमयी आंखें खुल गईं। ये दोनों आंखें विशाल, फिर भी लंबी और संकीर्ण थीं। उनका आकार लगभग इंसान की आंखों जैसा ही था। ये दृश्य फीनिक्स आंखों जैसा था जिसे युनचे ने फीनिक्स परीक्षण मैदान में देखा था। अलग बात ये थी कि फीनिक्स की आंखें सोने की थीं जबकि ये आंखें आसमान से भी गहरे नीले रंग की थीं। उसी समय मानो आकाश उलट गया हो, आभा का एक अनंत विस्तार उतर आया। आभा के इस क्षेत्र के सामने युनचे को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो वह इस पर्वत के सामने रेत के एक कण के समान छोटा हो। इस आभा की गहराई उस दिन अनुभव की गई फीनिक्स आभा से कहीं अधिक थी। इस आत्मा की आभा के नीचे आच्छादित युनचे आवाज ने पहले जो कहा था उसके पीछे असत्य के किसी भी संकेत पर संदेह करने में पूरी तरह से असमर्थ था। यह एक प्रकार की पूर्ण शक्ति थी जो मन के हस्तक्षेप को दबा देती थी। और साथ ही इस आत्मा की आभा बिल्कुल इतनी भयानक थी, उस आवाज के लिए झूठ बोलना कैसे संभव हो सकता है। प्रिमोडियल एजो ड्रैगन की अवशिष्ट आत्मा। परीक्षण के मैदान। मुझे यह मत बताएं कि यह स्थान फीनिक्स गुप्त मैदान के समान है। ये वह स्थान है जिसे आप एक समय में अस्थायी रूप से रुके थे और यह वह स्थान है जहां आप पीछे रह गए थे भावी पीढ़ियों को सौंपने की शक्ति। युनचे ने अपना सिर उठाकर दो नीली आंखों की ओर देखा और धीरे से पूछा, सही है, देवताओं का युग बहुत पहले समाप्त हो चुका था और सच्चे देवता भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। लेकिन हम दुनिया से पूरी तरह से गायब होने के इच्छुक नहीं थे और अपनी ताकत के अवशेष को पीछे छोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। भावी पीढ़ी के उन लोगों को सौंपने के लिए जिनके साथ हमारा जुड़ाव था, जो अनंत काल के लिए उनकी भावी पीढ़ी को वह सौंपेंगे जो हमारी ताकत हुआ करती थी। इन सभी वर्षों के इंतजार के बाद मुझे आखिरकार एक और मिल गया है। इस सहस्राब्दी के भीतर आप पहले हैं। मैं पहला। सही है, 1000 साल बाद पहली बार प्राइमर्डियल एजो ड्रैगन की आवाज गूंज उठी। 1000 साल पहले इस स्थान पर 129 चैलेंजर्स आए थे, लेकिन उसके बाद 2 फ्लड ड्रैगन मेरी आभा का अनुसरण करते हुए यहाँ आए और कभी नहीं गए। इसके अलावा वे तेजी से परिपक्व हुए ड्रैगन भगवान की आभा का पोषण और स्काई प्रोफाउंड दायरे के शिखर तक पहुँच गया। इस भूमि में ताकत का स्तर बेहद कम है, इसलिए इन 2 फ्लड ड्रैगन के अस्तित्व ने मनुष्यों के लिए इस स्थान तक पहुंचना मौलिक रूप से असंभव बना दिया है। तथ्य यह है कि यह क्षेत्र लंबे समय से एक गहन जानवर सभा की मौत की बंजर भूमि बन गया है, जिसकी बदनामी दूर दूर तक फैल गई है। जिन लोगों में इस जगह तक पहुंचने का साहस और क्षमता है, वे कम और कभी कभी मुश्किल भी हो गए हैं। यहाँ तक कि हर 100 साल में एक बार एक व्यक्ति को देखना भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वास्तव में इतने सारे गहन जानवर यहाँ एकत्र हुए हैं, तो ये ड्रैगन भगवान की आभा के अस्तित्व के कारण है। जैस्मीन ने धीरे से कहा, 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज में इतने सारे गहन जानवरों का जमावड़ा फीनिक्स की आभा के कारण है, और इस क्षेत्र के पीछे का कारण ड्रैगन भगवान की आभा है। सभी आदिम दिव्य जानवरों में से ड्रैगन भगवान सूची में सबसे ऊपर है। इसका स्तर फीनिक्स से कहीं अधिक है। असंख्य देवताओं के पतन के बाद ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने सपनों में भी ड्रैगन भगवान के कोई अवशेष ढूंढना चाहते थे, ड्रैगन भगवान द्वारा छोड़ी गई किसी भी शक्ति को प्राप्त करने की असाधारण आशा के साथ। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह वास्तव में इस छोटे से गहरे आकाश महाद्वीप में अपनी विरासत को पीछे छोड़ गया है। यद्यपि आप यहाँ तक पहुँचने में सक्षम हो सके, यह आपकी अपनी शक्ति पर आधारित नहीं था, फिर भी यह भाग्य द्वारा निर्धारित था। आप उस परीक्षण से गुजरने के लिए योग्य हैं जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। यदि आप उस परीक्षण से गुजरने में सक्षम हैं जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था, तो मैं आपको एजो ड्रैगन रक्त की 3 बूंदें दे सकता हूँ और आपको ड्रैगन गॉड की रक्त रेखा का अधिकारी बना सकता हूँ। क्या आप इच्छुक हैं? युनचे ने वास्तव में तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस समय उनके वर्तमान विचार मूल रूप से किसी परीक्षण या परीक्षण नहीं के बारे में नहीं सोच रहे थे। प्रिमोडियल एजो ड्रैगन की अचानक उपस्थिति से शुरुआती चौंकाने वाले झटके के बाद उसकी मानसिक स्थिति एक बार फिर शांत हो गई और उसने जल्दी से कहा, प्रिमोडियल एजो ड्रैगन, आप प्रिमोडियल युग के सबसे मजबूत ड्रैगन भगवान हैं। तो तब आपके पास मेरे पास मौजूद इस व्यक्ति को बचाने का कोई तरीका होना चाहिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया उसे बचाएं, उसकी जान बचाएं और उसे उसकी मूल ताकत वापस पाने में भी मदद करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। नन्ही परी की लंबी पलकें एक पल के लिए कांपने लगी।
नीले रंग की आंखें हल्की हल्की चमकने लगी। तभी एक प्राचीन आवाज सुनाई दी, उसकी आंतरिक चोटें बेहद गंभीर हैं, सभी 5 आंतें ध्वस्त हो गई हैं, गहरी नसें और शिरोबिंदु टूट गए हैं। इसके अलावा उसका दिल मरने की इच्छा से भर जाता है। मैं एक बची हुई आत्मा का एकमात्र टुकड़ा हूँ जिसमें उसे बचाने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं उसे बचाने का एक तरीका जानता हूँ। जैसा कि आप चाहते थे, यह उसकी जान बचा सकता है और उसकी पिछली ताकत को पूरी तरह से बहाल कर सकता है। नहीं, यह उसे एक सफलता हासिल करने और वास्तव में सम्राट प्रोफाउंड दायरे में कदम रखने में भी मदद कर सकता है। प्राइमरियल एजियो ड्रैगन के भाषण के पहले भाग ने यूचे की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन बाद के आधे ने उसे अचानक अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक के साथ उसकी आवाज भी भावनात्मक रूप से कांप उठी। क्या कहा तुमने? क्या आपने जो कहा वह सच है? जल्दी बताओ, ये क्या तरीका है? जल्दी करो और बताओ। बोलना समाप्त करने के बाद उसने उत्साहपूर्वक अपना शरीर नीचे किया और छोटी परी से कहा, छोटी परी, क्या तुमने ये सुना? न केवल आपके जीवन को बचाने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी गहरी नसों और शिरोबिंदु को भी बहाल कर सकता है। यह आपको अपनी पिछली ताकत वापस पाने में भी मदद कर सकता है और संभवतः आपको उस बाधा को पार करने में भी मदद कर सकता है जिसे आप पहले तोड़ने में असमर्थ थे। क्या आपने ये सुना? ये शब्द व्यक्तिगत रूप से एक आदिम दिव्य जानवर के मुंह से आए थे, इसलिए यह निश्चित रूप से झूठ नहीं है। क्या आपने ये सुना है? नन्ही परी की मरने की इच्छा अपनी सारी शक्ति खोने और अपंग हो जाने की निराशा से आई थी। एकमात्र चीज जो संभवतः उसकी मरने की इच्छा को दूर कर सकती थी, वह थी अपनी शक्ति वापस पाने की आशा। जैसा कि अपेक्षित था, प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज सुनने के बाद और यूचे की उत्तेजित चीखों के बीच छोटी परी की आंखें, जो हमेशा निराशा में बंद रहती थी, धीरे धीरे एक अर्धचंद्र की दरार में खुल गईं। जो भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था वह अब 2 पूरी तरह से धुंधली आंखें नहीं थी, बल्कि इच्छा से भरी एक रोशनी थी। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन, कृपया मुझे बताएं कि यह विधि क्या है। चाहे किसी भी प्रकार की विधि हो, चाहे ये कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं इसे निश्चित रूप से पूरा करूंगा। कृपया मुझे बताओ। यूचे ने अपना सिर 2 नीली आंखों की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन का उत्तर शांत और भावहीन था। भले ही मैं इस पद्धति को जानता हूँ, आप और मैं किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, नहीं हमारे बीच कोई ऋण या शिकायत है। मेरे पास इसके बारे में आपको बताने का कोई कारण नहीं है। जब तक आप उस परीक्षा से नहीं गुजर सकते जो मैंने पीछे छोड़ी थी, और मेरी वंशावली और मेरी विरासत को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर उसे बचाने का उपाय भी मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। अन्यथा आपको बताने का मेरा कोई दायित्व नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। ठीक है। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन के बोलने के तुरंत बाद यूचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिलाया। मैं आपका परीक्षण स्वीकार करता हूँ। जब तक वह ड्रैगन गॉड का परीक्षण पास कर लेता है, वह ड्रैगन गॉड का वंश प्राप्त करने में सक्षम होगा और लिटिल फेरी को बचाने की विधि भी हासिल कर लेगा। उसकी सहमत न होने का क्या कारण था? हाँ, बहुत अच्छा। वृद्धा आवाज हंसने लगी। हालांकि इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, आपको जल्दी से सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो परीक्षण छोड़ा है वह चुनौती देने वाले की ताकत का परीक्षण नहीं करता है, बल्कि उनकी जन्मजात प्रतिभा, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का परीक्षण करता है। परीक्षण की कठिनाई चुनौती देने वाले की ताकत के आधार पर अलग अलग होगी। एक बार जब कोई परीक्षण के मैदान में प्रवेश करेगा, तो केवल 2 परिणाम होंगे। पहला, परीक्षण पास करना और दूसरा, परिणाम प्राप्त करना। मृत्यु है, कोई असफलता नहीं है, केवल मार्ग या मृत्यु है। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर उन 129 चुनौती देने वालों में से कितने उत्तीर्ण हुए? यूचे हल्के से हौंफने लगा। इस महाद्वीप में मेरा मानना है कि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना होगा जिसके पास ड्रैगन भगवान की वंशावली हो, क्योंकि आपके सामने 129 चुनौती देने वालों में से कोई भी पास नहीं हुआ था। वे सभी परीक्षण के मैदान में बने रहे और बन गए सूखे कंकाल। इसके अलावा इन 129 चुनौती देने वालों में से सबसे कम ताकत वाले भी स्काई प्रोफाउंड दायरे के थे। यूचे, फिर भी क्या आप अभी भी परीक्षण मैदान में प्रवेश करने पर जोर देते हैं? प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने धीरे से पूछा। यूचे ने छोटी परी की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। प्राइमरियल एजियो ड्रैगन के शब्दों को सुनने के बाद भी उसकी आवाज अभी भी अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। बेशक टिल्ड आपका उत्तर अनिच्छुक नहीं है। आपका साहस काफी उल्लेखनीय है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके दृढ़ संकल्प का एक बड़ा हिस्सा आपके बगल में मौजूद इस व्यक्ति को बचाने की आपकी इच्छा से आता है।
चूंकि यह ऐसा है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और आपके लिए परीक्षण मैदान का द्वार खोल दूंगा। परीक्षण मैदान के द्वार में प्रवेश करने से पहले आपके पास हर चीज की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा, विशेषकर मानसिक तैयारी। आपके भीतर फीनिक्स का खून बह रहा है, जो साबित करता है कि आपने पहले फीनिक्स द्वारा छोड़े गए परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हालांकि आपको ड्रैगन भगवान के परीक्षण की कठिनाई को फीनिक्स के परीक्षण की कठिनाई से मापने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फीनिक्स का स्वभाव परोपकारी और रूढ़िवादी है। भले ही इसके द्वारा छोड़ा गया परीक्षण कठिन हो, ये किसी को निराशा में धकेलने की हद तक कठिन नहीं होगा और इसके घातक होने की संभावना और भी अधिक नहीं है। लेकिन ड्रैगन भगवान सभी जानवरों का स्वामी होने के नाते दुनिया को गर्व की दृष्टि से देखता है। ड्रैगन भगवान की वंशावली किसी भी सामान्य व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दी जाएगी। केवल एक सर्वोच्च प्राणी जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का शासक बनने के लिए पर्याप्त प्रतिभा और इच्छा शक्ति है, वह ड्रैगन भगवान के रक्तपात को सहन करने के योग्य हो सकता है। यदि आपको विश्वास है कि आपके पास इस प्रकार की योग्यता और साहस है, तो इस ट्रायल ग्राउंड गेट में कदम रखें। यदि आप स्थिर खड़े रहते हैं, तो आप जीवित रहते हैं, वह मर जाती है। यदि आप इसमें कदम रखते हैं, तो आप और वह जीवित रहेंगे या मरेंगे, ये निश्चित नहीं होगा। अंतिम निर्णय लें। जैसे ही प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन की आवाज गिरी, यूचे के सामने चट्टान की दीवार पर अचानक एक नीली रोशनी चमक उठी। उसके बाद उसमें से एक नीले रंग का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन निकला, जिसकी ऊंचाई 2 व्यक्तियों से अधिक थी। परीक्षण मैदान की ओर ले जाने वाला टेलीपोर्टेशन गठन। फिर भी यूचे ने तुरंत आगे कदम नहीं बढ़ाया और इसके बजाय पूछा, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन, अगर मुझे ये परीक्षण पास करना होता तो मोटे तौर पर इसमें कितना समय लगेगा? समय आप पर निर्भर करेगा, शायद कुछ दिन, या शायद कुछ महीने, या शायद कुछ साल। ये प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन का उत्तर था। जमीन पर नन्ही परी को देखते हुए, जिसकी सांसें क्षीण हो रही थी, उसकी भौहें हिल गईं और फिर दृढ़ता पूर्वक कहा, तो फिर क्या मैं उसे अपने साथ परीक्षण के मैदान में ले जा सकता हूँ? आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता। प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन ने गंभीर स्वर में कहा, ड्रैगन गॉड का परीक्षण शुरू से ही कई लोगों द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन लोगों की संख्या के साथ साथ मुकदमे की कठिनाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा सबसे मजबूत व्यक्ति को आधार बनाने से कठिनाई बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप उसे अपने साथ लाते हैं, तो आपकी ताकत को आधार मानकर मुकदमे की कठिनाई 1 गुना बढ़ जाएगी। आपको ऐसे परीक्षण का सामना करना पड़ेगा जो अकेले प्रवेश करने की तुलना में 2 गुना कठिन है। ठीक है, मैं समझता हूँ। यूचे ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया या डगमगाया। तब मैं उसे अपने साथ लाने और प्रवेश करने का निर्णय लेता हूँ। एक बार जब वह मुकदमे के मैदान में प्रवेश कर गया, तो यह अज्ञात होगा कि वह कब वापस आएगा। लिटिल फेरी की वर्तमान स्थिति के साथ उसके पास रहने का एकमात्र तरीका ये था कि उसकी हृदय वाहिकाओं को यूचे की गहन ऊर्जा द्वारा संरक्षित किया जाए। अगर वह उसे यहाँ अकेला छोड़ दे और खुद ट्रायल ग्राउंड में प्रवेश कर जाए, तो वह किसी भी समय अचानक मर सकती है। यदि यह आपका निर्णय है, तो मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि उसे अपने साथ लाने के बाद न केवल परीक्षण की कठिनाई 1 गुना बढ़ जाएगी, बल्कि आपको लगातार उसकी रक्षा करने की भी आवश्यकता होगी। यह न केवल मन को विचलित करने वाला होगा, आपको उसकी जीवन रगों की रक्षा के लिए अपनी गहन ऊर्जा का एक हिस्सा भी विभाजित करना होगा। यह एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण निर्णय है। बुरा मत मानना, मुझे मत लेना, मुझे। नन्ही परी की पलकें हल्की सी कांप उठी और उसकी आवाज, जो हल्की हवा की तरह धीमी थी, उसके बीच की खाई से बाहर निकल गई। होंठ यूचे नीचे झुक गई, उसकी आंखों के भावों को देखा और धीरे से बोली, तुम मेरे लिए ऐसे ही निकले। मैं एक आदमी हूँ, एक आदमी के रूप में मैं तुम्हें इस तरह कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ? आदमी, मुझे किसी आदमी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। छोटी परी के होंठ भयानक थे और उसके द्वारा बोला गया हर एक शब्द उसकी ताकत को बहुत कम कर देता था। इस मामले में आपका कोई कहना नहीं है। जैसे ही नन्ही परी ने हल्की कराह निकाली, यूचे ने उसे एक बार में उठाया और ट्रायल ग्राउंड के गेट की ओर चल दिया। पुरुषों को अस्वीकार करने और उन्हें अनावश्यक मानने के आपके पास अपने कारण हैं, लेकिन एक आदमी के रूप में मैं जानता हूँ पुरुषों को क्या कदम उठाने चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको जो वर्तमान है उसके बारे में न तो कुछ सोचने की जरूरत है और न ही कुछ बोलने की। मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं परीक्षण पास कर लूंगा और तुम्हारी ताकत वापस पा लूंगा, उस समय चाहे तुम मेरी निंदा करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, या ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें गले लगाया और आपकी अनुमति के बिना आपको अपमानित किया, कुछ भी ठीक है।
लेकिन अब आपकी ताकत बहाल होने से पहले आपकी हर चीज मेरे द्वारा तय की जाएगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिटिल फेरी को बोलने और मना करने का कोई और मौका दिए बिना वह लिटिल फेरी को लेकर ट्रायल ग्राउंड के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में तेजी से घुस गया। जैसे ही युनचे ने लिटिल फेरी को ले जाते हुए कदम रखा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की खींची हुई आवाज धुंधली पहाड़ी गुफा में गूंज उठी, हाँ, कितना अच्छा नौजवान है। यद्यपि रक्त और मृत्यु की एक आश्चर्यजनक आभा उसकी आत्मा में व्याप्त है, चरित्र और साहस को मापने का ये चरण वह पूरी तरह से पारित हो गया। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 180 ड्रैगन गॉड्स ट्रायल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 180 ड्रैगन भगवान का परीक्षण। यह एक सूखी और बंजर पहाड़ी भूमि थी। बाहर की ओर देखने पर आसपास का वातावरण खड़ी ढलान वाले पहाड़ों से भरा हुआ था जो बादलों के समुद्र को भेद रहे थे। घिरी हुई पर्वत श्रृंखला ने इस क्षेत्र को घेर लिया, जिससे ये स्थान एक अपरिहार्य और अलग थलग भूमि में बदल गया, जहां उत्सर्जित प्रकाश किरणों का आधा हिस्सा भी अवरुद्ध हो गया। यूचे, जो ट्रायल के गेट से होकर इस जगह में दाखिल हुए, ने आसपास के माहौल को देखा और भौहें चढ़ा दी। वह जिस मंच पर खड़ा था वह बहुत छोटा था। यह इतना छोटा था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में मंच के अंतिम छोर को भी देख पा रहा था। चबूतरे की लंबाई 1.25 किलोमीटर से अधिक न थी और चौड़ाई बमुश्किल 100 मीटर थी। चारों ओर पहाड़ थे, इसलिए चलने के लिए मूल रूप से कोई सड़कें नहीं थीं। और सभी पर्वत शिखर बादलों के भीतर छिपे हुए प्रतीत होते थे, यहाँ तक कि अगर कोई उनमें से किसी एक के शीर्ष पर चढ़ने के बारे में भी सोचे तो ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। मुझे मुक्त करें, नन्ही परी, जो उसके आलिंगन में थी, ने कमजोर आवाज निकाली, और यहाँ तक कि उसका दाहिना हाथ, एकमात्र जिसे वह स्वतंत्र रूप से हिला सकती थी, थोड़ा संघर्ष कर रही थी। युनचे को पता था कि उसे इसकी आदत नहीं है, या सटीक रूप से कहे तो उसे पुरुषों के साथ संपर्क से बिल्कुल नफरत थी। वह घुटनों के बल बैठ गया, एक हल्का गुलाबी रंग का कंबल निकाला और फर्श पर बिछा दिया। उसके बाद उसने छोटी परी को उस पर बिठाया और धीरे से कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो, मैं तुम्हें यूं ही नहीं छूऊंगा। वर्तमान में हम पहले ही ड्रैगन गॉड के परीक्षण मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इच्छुक हैं या नहीं, हमारी वर्तमान नियति पहले से ही पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यदि हम इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो हम दोनों जीवित रह सकेंगे और जबरदस्त लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम असफल हो गए तो हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन हमारी असफलता से पहले तुम्हें निश्चित रूप से मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और खुद को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि यह अकेले मेरा परीक्षण नहीं है, बल्कि यह हम दोनों का परीक्षण है और यह हम दोनों की नियति से संबंधित है। मुझे आशा है कि आप मुझे ताकत दे सकते हैं और खुद को आशा दे सकते हैं। न केवल जीवित रहने में सक्षम होने की आशा है, बल्कि आपकी गहरी नसों और शिरोबिंदु के पूरी तरह से ठीक होने की, और यहाँ तक कि सीधे सम्राट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश करने की भी। छोटी परी के पास बचपन से ही शीर्ष पर पहुँचने की योग्यता थी और उसी उम्र का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ खड़ा होने में सक्षम नहीं था। वह अभी अधेड़ उम्र की नहीं हुई थी, लेकिन सम्राट प्रोफाउंड दायरे से पहले ही आधा कदम दूर थी। मूलतः उसने अपना अधिकांश जीवन प्रशंसा पाने और सम्मान पाने में बिताया। उसे उन ऊंचाइयों पर खड़े होने की आदत थी जहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, और शक्तिशाली रूप से, गर्व से दूसरों को नीची दृष्टि से देखता था। लेकिन अब एक छोटी लड़की की तरह उसे यूचे द्वारा सांत्वना दी जा रही थी। उसे न तो इसकी आदत थी, न ही वह यही बताने में सक्षम थी कि वह वर्तमान में किस तरह की भावना महसूस कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में मौत का विचार बहुत देर पहले ही चुपचाप गायब हो चुका था। वास्तव में तुमने मेरा कंबल लेकर दूसरी लड़की को दे दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं क्रोधित हो जाऊंगा? चमेली ने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा। जैस्मीन, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, इसलिए तुम निश्चित रूप से उपद्रव नहीं करोगी इतनी छोटी सी बात। एक बार जब मैं ब्लू विंड इंपीरियल सिटी लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतर खरीदूंगा। चमेली ने ठंडी सांस ली। हम्फ, जब आप अपने जीवन को बरकरार रखते हुए ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में लौटने में सक्षम होंगी तो हम इस बारे में फिर से बात कर सकते हैं। आपने वास्तव में इस महिला को सुनवाई के मैदान में लाने पर जोर दिया था। मैं सचमुच नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं। न केवल कठिनाई बढ़ेगी, आप निश्चित रूप से उसकी वजह से विचलित हो जाएंगे। ये ड्रैगन भगवान का परीक्षण है। इसकी कठिनाई का स्तर आपके लिए कल्पना करना असंभव है। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं अपनी ताकत का एक औंस भी उपयोग नहीं कर सकता। आप अपने दम पर हैं।
चमेली की आवाज कड़वाहट से भरी हुई थी। उसकी नजर में यूचे का लिटिल फेरी को मुकदमे के मैदान में लाने का निर्णय निस्संदेह एक मौत चाहने वाला कदम था। लेकिन यूनचे के साथ बिताए 1 साल में उसके व्यक्तित्व को समझने के बाद उसका एक कदम उसके लिए जरा भी अप्रत्याशित नहीं था। ऊपर के आसमान में प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज अचानक गूंज उठी। ड्रैगन भगवान के परीक्षण मैदान में आपका स्वागत है, 2 युवा इंसान। इस ट्रायल में कुल 3 चरण होंगे। अभी आप दोनों जहां हैं, वही पहला चरण होगा। आपके सामने ही एकमात्र प्रवेश द्वार है जहां दूसरा चरण आयोजित होगा। इस स्थान पर सभी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को हराएं और प्रवेश द्वार स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे ही प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज गायब हो गई, यूचे के सामने मिट्टी पीली रोशनी की 2 गेंदें अचानक चमकने लगी। यूचे ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से उसने ओवरलॉर्ड की विशाल तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। उसके सामने पीली रोशनी बिखर गई और यूचे की आंखों के सामने 2 आकृतियां दिखाई दी। उनके शरीर किसी औसत व्यक्ति से भिन्न नहीं थे, लेकिन वे पत्थर से तराशे हुए प्रतीत होते थे और अविश्वसनीय रूप से दृढ़ दिखते थे। उनके सिर आधे मानव और आधे ड्रैगन जैसे दिखते थे। वे एक और एक पत्थर का भाला और दूसरी ओर एक पत्थर की ढाल पकड़े हुए थे, जबकि उनकी भावशून्य आंखें यूनचे पर मजबूती से टिकी हुई थी। क्या ये वही स्टोन ड्रैगन योद्धा हैं जिनके बारे में प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन ने बात की थी? यूचे के दिल में सतर्कता बढ़ गई, लेकिन तुरंत बाद उसका दिल शांत हो गया, क्योंकि उसे 2 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं से निकली ताकत की आभा से किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं हुआ। उनकी ताकत संभवतः सच्चे गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर है, आपके समान। चमेली ने कहा। 2 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं ने सीधे यूनचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। उनके शरीर भारी प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उनके दौड़ते कदम असाधारण रूप से बहरे कर देने वाले थे। एक औसत अभ्यासकर्ता के लिए एक ही समय में समान स्तर के शत्रुओं का सामना करना वास्तव में बहुत कठिन था। हालांकि यूनचे के लिए यह मूल रूप से थोड़ा भी डराने वाला नहीं था, क्योंकि वह, जिसके पास एक ही शरीर में 4 महान दिव्य क्षमताएं थीं, एक ही स्तर के विरोधियों को एक पल में पूरी तरह से खत्म कर सकता था। यूचे ने 2 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के पास आने का इंतजार किया और अपनी तलवार घुमाई, जो स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के पास मौजूद भालों से भी लंबी थी। जब पहले स्टोन ड्रैगन योद्धा ने अभी अभी अपना भाला उठाया था और हमलावर मुद्रा अपनाई थी, यूचे की तलवार पहले ही पत्थर के भाले पर टकरा गई थी, जिससे वह तुरंत टुकड़ों में टूट गया था। फिर गति में कोई कमी किए बिना उसकी तलवार उसकी कमर में टूट गई। हालांकि इस बिंदु पर भी तलवार के पीछे की शक्ति कम होने का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि वह हवा में घूमती रही और उसके शरीर से टकराती रही। दूसरा स्टोन ड्रैगन योद्धा। 2 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के टूटे हुए शरीर फर्श पर पड़े रहे और फिर प्रकाश की चमक में पूरी तरह से गायब हो गए। यूनचे ने केवल एक बार घुमाया था और केवल एक सांस के समय में उसने 2 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं और एक पत्थर के भाले को नष्ट कर दिया। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्लू विंड एम्पायर के भीतर पूरी युवा पीढ़ी में यूचे के समान स्तर का दूसरा व्यक्ति ढूंढना असंभव था जो ऐसा करने में सक्षम हो। एक ही स्तर के 2 विरोधियों को तुरंत हराने के बाद यूचे ने इस वजह से आराम नहीं किया। ये ड्रैगन भगवान का परीक्षण था, तो यह इतना आसान कैसे हो सकता है? यदि परीक्षण की कठिनाई केवल इसी स्तर पर होती, तो परीक्षण में भाग लेने वाले पिछले 129 लोगों में से सभी के लिए अपनी जान गंवाने का कोई मतलब नहीं होता। ज़ेइंग टिल्डर। इतना भी नहीं, यूचे द्वारा 2 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को हराने के 3 सांसों के बाद उसके सामने प्रकाश की 4 पीली गेंदें अचानक चमकने लगी और ठीक बाद 4 स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स बिल्कुल पहले जैसी ही आकृतियों के साथ खड़े हो गए। जैसे ही वे यूनचे की ओर बढ़े, उनके भाले, हालांकि संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई, लेकिन इन स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की ताकत में कोई बदलाव नहीं आया और वे अभी भी यूचे के समान स्तर पर थे, जो ट्रू प्रोफाउंड दायरे का चौथा स्तर था। यूचे ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी भारी तलवार ड्रैगन की पूंछ की तरह घूम गई और एक जोरदार धमाके के साथ 4 स्टोन ड्रैगन योद्धा, जिनका वजन कम से कम कई 100 किलो था, दूर उड़ गए। जब वे उतरे तो वे चारों अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। 4 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को फिर भी तुरंत समाप्त कर दिया गया। एक भारी तलवार का अत्याचार और हमले की सीमा एक लंबे भाले की तुलना कभी नहीं की जा सकती थी। यूचे को इंतजार करने का समय दिए बिना 4 टूटे हुए स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के गायब होने के बाद प्रकाश की पीली किरणें एक बार फिर यूचे के सामने चमक उठी और इस बार उनमें से 8 थे। 8 स्टोन ड्रैगन योद्धा यूचे के सामने एक पंक्ति में दिखाई दिए। इन नंबरों के साथ भी यूचे अभी भी डरी नहीं थी। स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के हमले की प्रतीक्षा किए बिना
उसने उनकी ओर बढ़ने की पहल की और अपनी भारी तलवार को पहले से भी अधिक ताकत से उड़ा दिया। बैंग बैंग बैंग। 3 स्टोन ड्रैगन योद्धा अभी अभी सामने आए थे, लेकिन उनके सिर पहले ही मलबे में बदल चुके थे और सीधे जमीन पर गिर रहे थे। इसी समय युनचे की ओर से 3 भाले तेजी से आए। उनकी ओर देखे बिना युनचे ने अपनी तलवार घुमाई, फिर 3 पत्थर के भाले तुरंत नष्ट हो गए और झाड़ू के कारण उत्पन्न वायु तरंग ने शेष 5 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद वह तेजी से आगे बढ़ा और 3 बार फिसला। 3 भारी धमाके गूंज उठे और 5 स्टोन ड्रैगन योद्धा एक के बाद एक बिखर गए। इस पूरी प्रक्रिया में न केवल 8 स्टोन ड्रैगन योद्धा युनचे को छूने में सक्षम नहीं थे, बल्कि वे उससे 3 कदम की दूरी तक भी नहीं पहुंच पाए। इस समय युनचे के दिमाग में जैस्मीन की चेतावनी सुनाई दी। उन पर इतनी बेरहमी से हमला मत करो। जितना संभव हो सके अपने गहन ऊर्जा उपयोग को सीमित करने का प्रयास करें। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इन स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की संख्या हर अगली लहर में दोगुनी हो जाती है? पिछली कुछ लहरों में निश्चित रूप से इनकी संख्या और भी अधिक होगी। मुझे पता है। युनचे ने सिर हिलाया। पहली लहर में 2, दूसरी लहर में 4 और तीसरी लहर में 8 थे। इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए अगली लहर में निश्चित रूप से उनमें से 16 होंगे और उसके बाद अगली लहर में 32 और फिर 64 होंगे। एक ही स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ना और यहाँ तक कि एक ही समय में उनमें से 1 दर्जन के खिलाफ लड़ना, अगर यह कोई और था तो यह निश्चित रूप से निराशा होगी। लेकिन मेरे लिए भले ही उनमें से 100 भी एक ही समय में आ जाएं, फिर भी मैं एक को भी छोड़े बिना उन सभी को मार डालूंगा, युनचे ने गंभीरता से कहा। जैसे ही वह ये कह रहा था, उसके सामने एक बार फिर पीली रोशनी चमकी और 8 नए स्टोन ड्रैगन योद्धा प्रकट हुए। एमेन। उनमें से 8 ही क्यों हैं? क्या वास्तव में 8 की सीमा है? अपने दिल में युनचे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब वह हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इन स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की आभा न केवल उसके सामने मौजूद थी, बल्कि वह उन्हें अपने पीछे भी महसूस कर सकता था। उसने अपनी पटरियां रोक दी और तेजी से घूमने लगा। वह 8 भालेधारी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को भी पीछे से आते देखकर चौंक गया और वे वर्तमान में छोटी परी की ओर बढ़ रहे थे, जिसे फर्श पर लिटा दिया गया था। आप मौत को दावत दे रहे हैं। क्रोधित होकर युनचे बिजली की गति से वापस भागा। एक ड्रैगन की तरह उसकी तलवार के घुमाव ने एक तूफान ला दिया, जिससे लिटिल फेरी की ओर आ रहे सभी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को पीछे धकेल दिया गया और फिर वह तेजी से लिटिल फेरी की ओर चला गया। लेकिन इस बार उसने उनसे मुकाबला करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वह लिटिल फेरी के पक्ष में खड़ा था और एक के बाद एक उन पर आक्रमण करने वाले स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने सामने वाले लोगों से निपट पाता, पीछे के 8 स्टोन ड्रैगन योद्धा उनकी ओर आक्रमण करते हुए आ गए एक साथ। उन्हें ऐसा लग रहा था युनचे की कमजोरी का पता तब चला जब उनके सभी लंबे भाले छोटी परी की ओर बढ़े, जिसे फर्श पर लिटाया गया था। उसके आगे और पीछे से आ रहे हमले युनचे के लिए वे एक छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी परी खतरे के बीच में थी, इसलिए वह थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिटिल फेरी की वर्तमान स्थिति के अनुसार वह किसी भी समय मर सकती है, और वर्तमान में केवल 16 स्टोन ड्रैगन योद्धा थे, फिर भी प्रत्येक अगली लहर में और भी अधिक होंगे। यदि वह पूरे समय जमीन पर लेटी रहती और वह बस उसके बगल में उसकी रक्षा करता रहता, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव था। युनचे ने इस प्रकार एक निर्णय लिया। उसने बेतहाशा अपनी भारी तलवार लहराई, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक पीला काला पूर्णिमा का चांद बन गया, जिसने सभी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को लगभग 6 मीटर दूर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ तलवार की मूठ से मुक्त कर लिया और उसे केवल अपने दाहिने हाथ से चलाया। उसने नन्ही परी को अपने बाएं हाथ से ऊपर उठाया और कसकर उसे अपने कंधे से पकड़ लिया। फिर वह स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के समूह में शामिल हो गया। जहां भी उसकी भारी तलवार घुमाई जाती, टूटी चट्टानें उड़ जाती। क्या तुम पागल हो? युनचे की हरकत से जैस्मिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, वास्तव में आप एक ही हाथ से अपनी भारी तलवार चला रहे हैं। इससे आपकी ताकत दोगुनी तेजी से घट जाएगी। उसे ले जाने से न केवल आपकी सहन शक्ति में कमी आएगी, बल्कि यह आपके आंदोलनों को भी प्रभावित करेगा और आपको लगातार विचलित कर देगा। यदि आप यहाँ मरना नहीं चाहते हैं, तो जल्दी करें और उसे एक तरफ फेंक दें और फिर अपने पर नियंत्रण रखें ऊर्जा की खपत। मैं ऐसा नहीं कर सकता, युनचे ने बिना झिझके कहा। आप मुझे बेवकूफ कह सकते हैं और यहाँ तक कि मुझे घमंडी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम उसकी जगह होते तो मैं तुम्हें कभी भी दरकिनार नहीं करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा था,
यूचे की भारी तलवार पहले ही 6 अर्धचंद्राकार घुमा चुकी थी और सभी 16 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को चकनाचूर कर चुकी थी। चमेली, इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।